हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 9th या 10th किसी भी क्लास में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने दोनों क्लासेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है। और आज हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से चलिए आइए हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी डिफिनीशन कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, आपके सामने डिफिनीशन लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन किए देता हूं। पॉलिनोमियल्स एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या एक ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और साथ ही साथ ऑपरेटर से डिवाइडेड रहते हैं, या तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कहने का क्या है कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या तो कोई भी एक्सपोनेंट, तो ये जितनी चीजें जब किसी एक एक्सप्रेशन में आती हैं तो वो जो एक्सप्रेशन हमारा तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। और ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x हो जाएगा, कांस्टेंट 3 है, और साथ ही साथ ये जो प्लस माइनस है ये ऑपरेटर है। मतलब कहने का कि इनकी हेल्प से हम इनको आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट और भी चीजें ऑपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये एक बेसिक सा पॉलिनोमियल की डिफिनीशन थी। अब उसके बाद बात आती है इसमें जो टर्म यूज हुए हैं उन टर्म्स के बारे में। सबसे पहले एक टर्म लिखा है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्टार्टिंग में लिखा है वेरी और बाद में लिखा है एबल्स। वेरी का मतलब होता है चेंज, मतलब कि जो बदल सके। मतलब कहने का कि वेरिएबल्स आमतौर पर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या तो कोई भी ग्रीक लैटिन लेटर जो न्यूमेरिक वैल्यू उसकी फिक्स नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर x दिया है, या तो ये मोस्टली हम लोग y के टर्म में, t के टर्म में, या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेटिकल लेटर जिसकी हम मैथ में उसका यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके बाद बात आती है कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक ये इक्वेशन दी गई है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। मैं इसको थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से लिखे देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। क्या कि इसमें x 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ये दिया गया है। तो होता क्या है कि इसमें जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो जो भी टर्म किसी पूछे गए टर्म के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होता है तो वो हमारा पूछे गए टर्म का कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछूं तो x के साथ मल्टीपल में कौन लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इस वजह से 2 हमारा x का कोफिशिएंट होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। अगर इसके अलावा बाकी सारी चीजें प्लस माइनस में लिखी हैं तो वो कोफिशिएंट में कंसीडर नहीं की जाएगी। यहां तक कि अगर इसमें 3/5 लिख दिया जाता तो 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 3/5 पूरा लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर यहां पर ये 5 प्लस 3x स्क्वायर लिखा होता और आपसे पूछा जाता कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप 5 प्लस 3 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, केवल x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है 3, केवल वो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। आई बात समझ में। तो ये आपका कोफिशिएंट के बारे में था। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर पावर से है, आप इसको पहले ही जानते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री आएगा, वहां पर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो वहां के लिए हम इसको अभी नहीं करते हैं।
फिर उसके बाद हमारी बात आती है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स पढ़ने क्या है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अभी ऊपर एक एग्जाम्पल बताया, वो भी पॉलिनोमियल था। यहाँ पर भी डिफरेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो जैसे सपोज दैट अगर कोई भी x + 3 x - 3, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ 1/2x² + 5/4x + 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ √2x² + 3√3x + 1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। आई बात समझ में? तो अब तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि कौन कौन पॉलिनोमियल हो सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है नॉन पॉलिनोमियल। मतलब कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि हमको ये सब के सब इक्वेशन जो होती है या सब एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल लगा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं, कैसे पता करें कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, उसकी कंडीशन यहां पर दी गई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं x की पावर -2 + 3x + 1, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये इक्वेशन बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर है वो पावर क्या हो गई है? -2 हो गई है। इस वजह से कभी भी किसी भी वेरिएबल की जो पावर हो वो पावर आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो केवल और केवल होल नंबर्स को बिलोंग करेगी, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगी। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल में नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखी जा सकती। इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब कि x के पावर मैं कह दूं 1/2 या तो x के पावर मैं कह दूं 3/4, तो ये अगर पावर आपकी फ्रैक्शन में दी गई है तो इस केस में भी आपकी कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। मैंने अभी ही बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 ही केवल हो सकती है। फिर इसके बाद वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ये अलग टर्म में यहां पर लिख दिया है, जबकि बात वही है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में 1/x² + 3x + 1 बन जाएगा। तो आपका यहां पर निगेटिव में हो पावर, चाहे डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो भी इस केस में ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है पॉलिनोमियल्स को यहां पर टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। अब इसके बाद बात आती है मोनोमियल की। मोनोमियल में आप देखिए ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो हम यहां पर पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड किए हैं। मतलब कहने का कि अगर किसी जगह x² लिखा है मतलब एक टर्म है तो मोनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 टर्म हो जाए x² + 2 तो ये बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर ट्राइनोमियल है तो यहाँ पर अगर 3 टर्म आ जाए x³ + x² + 3 तो ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान दीजिएगा कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, जैसे सपोज दैट मैंने ये लिख दिया, यहां पर आपको 2 टर्म दिख रहा है, लेकिन ये जो दोनों टर्म हैं ये लाइक टर्म होने की वजह से, मतलब वेरिएबल की पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गए। लाइक टर्म होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका एग्जाम्पल बाइनोमियल का नहीं होगा, किसका होगा? मोनोमियल का होगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से आपको ये देखना है कि कभी भी जो टर्म्स होने चाहिए वो लाइक टर्म में नहीं हो। अगर लाइक टर्म में हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर जितने अनलाइक टर्म होंगे उनको काउंट करिए, एंड देन आप बता पाएंगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। अब कई लोगों के दिमाग में आता है अगर इसी में 4 टर्म हो जाए
तो क्या नाम हो जाएगा उसका। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका स्पेसिफिक नाम देने के बजाय आप ये लिख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 4 टर्म वाला है, ये जो पॉलिनोमियल है ये 8 टर्म वाला है। आप सिंपल एक स्टेटमेंट डाल दीजिए और आपका ये सही माना जाएगा। आई बात समझ में। तो आपका ट्राइनोमियल तक पढ़ना, एक निकनेम से पढ़ना, वो अलग बात है। ठीक, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक आपका जो लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कि जो पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह से एक्सप्रेस्ड होता है, एक जनरल फॉर्म सबके बारे में पढ़ना चाहिए। तो आइए जनरल फॉर्म हम इसका एक बार देख लेते हैं। पता सबको है कि पॉलिनोमियल किस तरह से रहता है, लेकिन एक जनरल फॉर्म फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वो अगर मैं देखूं, स्टार्ट करते हैं a0 से। a0 यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने a लिखा है और a को मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ। तो कांस्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 5x स्क्वायर प्लस 6x, 7x स्क्वायर प्लस 9x। जैसे सपोज दैट 3 पॉलिनोमियल के मैंने एग्जांपल लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे पॉलिनोमियल तो एक जैसे, उनमें चेंजेस क्या क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू को आपस में शो कर रहे हैं ना। तो अगर मैं इन्हीं फिक्स्ड वैल्यू को एक कोई अल्फाबेट दे दूं, मैंने a दे दिया, एक्स स्क्वायर इसको मैंने b दे दिया और x दे दिया, तो देखिए आप ये जो लेटर है ये एक फिक्स्ड प्लेस पर आ रहा है, फिक्स्ड वैल्यू को शो कर रहा है। इस वजह से यहां पर ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो इसी तरह से यहां पर भी ये एक फिक्स्ड वैल्यू को ही शो कर रहा है, तो इसलिए मैं इस अल्फाबेट को एज अ कांस्टेंट कह रहा हूं। ठीक, तो आई बात समझ में। तो यहां पर हम लोग इसी तरह से इसका जनरल फॉर्म भी बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म में मैंने स्टार्टिंग कहां से की है, a0 से। कहां से, a0 से। a0 के बाद अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल ना होते हुए भी इसमें आप ऐसे शो कर सकते हैं। कैसे कि x के पावर 0 है अगर, तो इसका मतलब किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर a0 x0 मतलब कि कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा। फिर इसके अलावा a1 x के पावर 1, इसी तरह से a2 x के पावर 2, और इस तरह से ये इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं, एक n x की पावर n तक। आई बात समझ में। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और अप टू an x की पावर n। अभी इसमें जनरल फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। कब तक नहीं कंप्लीट होगा, जब तक हम इसमें n की कोई वैल्यू पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर देते। जो n होगा वो बिलोंग्स किसके करेगा, इंटीजर्स, या तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स से। मतलब कि n की वैल्यू इनके अलावा कोई और यूज नहीं की जा सकती। तो इस केस में हमारा एक जो तैयार होता है इक्वेशन वो होगा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब अगर यहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर मैं प्रॉपर वैल्यू दे दूं तो आपको पॉलिनोमियल की तरह दिखने लगेगा। जैसे सपोज दैट यहां पर मैंने इसमें 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। और हमेशा ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल को लिखने के लिए आप कोशिश करिएगा या तो पूरे पावर के जो वेरिएबल्स है उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर के जो पावर होती हैं उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे लिख लिया करिए। पहले सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। इसका यूज आपको और भी ज्यादा आगे समझ में आएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो पॉलिनोमियल का टाइप है डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अभी आपका इसके पहले टर्म आया था ना क्या, एक्सपोनेंट,
या तो इसी के अलावा हम इसको और किस नाम से जानते हैं, पावर, है ना। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पर कोई पॉलिनोमियल कितने टाइप के हुआ करते हैं। तो वहां पर टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, फिर दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, या तो इसी को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक भी कह देते हैं, क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद आपका क्विंटिक पॉलिनोमियल, फिर सेक्स्टिक पॉलिनोमियल, फिर हेप्टिक पॉलिनोमियल, और इस तरह से आपका डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम आगे तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपको केवल इतने नाम जानने की जरूरत है, बाकी नाम जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, फिर इसके बाद जो आपका नाम आता है उसको जानने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, और अगर नहीं पड़ती लेकिन अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो ऐसे केस में जो पॉलिनोमियल तैयार होगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बस रहना चाहिए कोई भी वेरिएबल उसमें हो, किसी भी वेरिएबल की पावर जो हो वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में आप समझ गए होंगे कि जो वेरिएबल होगा वो मैक्सिमम पावर उसकी 2 होगी, उससे कम वाले वेरिएबल, उससे कम पावर वाला वेरिएबल लिखा जा सकता है, लेकिन 2 पावर से ज्यादा का कोई दूसरा वेरिएबल उसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई दूसरा अलग वेरिएबल उससे मल्टीपल में लिखा होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं इसमें अगर एक और y जोड़ दूं तब आप सोचिए ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तब वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। बाकी आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, अगर ये मोनोमियल भी लिखा रहे, एक्स क्यूब लिख दें, टी क्यूब लिख दें, वाई क्यूब प्लस 3 लिख दें, या तो एस क्यूब प्लस 7s लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये सब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में काउंट होगा। फिर उसके बाद क्वार्टिक या तो बाई क्वाड्रेटिक समझ गए होंगे, x के पावर 4 या तो t के पावर 4 या तो x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी, बस मैक्सिमम पावर उसमें क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इससे ज्यादा पावर उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात आती है अगर कोई पावर 5 वाला आ गया या तो पावर 11 वाला आ गया या तो कितने भी पावर, क्योंकि पावर तो कुछ भी लिखी जा सकती है, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, तो आप स्टेटमेंट की तरह लिख दीजिएगा कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल का, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये डिग्री 5 का है। आई बात समझ में, बस उसमें डिग्री 5, डिग्री 7, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 11, इस तरह से आप उसका टाइप लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अगला टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका दोनों क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट होता है, पूरा चैप्टर सॉल्यूशन यहीं से आता है आपका, तो इस वजह से इसको हम लोग समझते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो आपका पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल की अगर हम कोई एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू पुट करें, जो वैल्यू पुट करने पर वो पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए, तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू आपका उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। आई बात समझ में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। लीनियर क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। इसके अलावा टर्म के बेसिस पर देखें तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। तो इस वजह से अब लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि ये आपस में जब ऑपरेट हो तो 0 हो जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है
x की जगह 3 रख दीजिए तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस वजह से x की ये वाली वैल्यू जो 3 आई ये कहलाएगी आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 3। आई बात समझ में। तो यहां पर तो आपका बहुत सिंपल सा इक्वेशन लिखी थी तो आप पहचान गए, लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, क्विंटिक, सेक्सटिक, हेप्टिक, इस तरह के सभी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। कैसे कि आपकी px मतलब एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल आपका दिया है x माइनस 3। ये कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, अभी आगे आएगा। तो यहां पर हमको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें ये पूरा पॉलिनोमियल ये वाला 0 हो जाए। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल x का 0 हो जाए। तो 0 हो जाए, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इसमें। तो यहां पर px भी 0, ये पॉलिनोमियल आपका x माइनस 3 दिया था तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल का तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अगर इसी के बजाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता, जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता तब इसमें कैसे पता करें कि इसमें कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 हो, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। और जैसे ही 0 के इक्वल रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यानी कि अब यहां पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद प्रॉपर फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो वो इसका सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को नहीं पढ़े हैं, केवल यहां पर हम ये पता कर रहे हैं कि कैसे किस वैल्यू से वो पॉलिनोमियल आपका जीरोस बनता है। ठीक, अब यहां पर बात आती है एक फैक्ट वाली। फैक्ट वाली क्या बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो भी डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उतने ही 0 उसमें एग्जिस्ट करेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी जो डिग्री हुआ करती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इसके जो जीरोस होंगे वो केवल 1 निकलेगा। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, यानी कि इसके जो जीरोस होंगे वो 2 जीरोस होंगे। कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 0 नहीं, कोई भी 2 वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो वो पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी। अगर डिग्री आपकी 3 रहेगी तो उसके 3 जीरोस होंगे, अगर डिग्री 4 रहेगी तो उसके 4 जीरोस होंगे। आई बात समझ में। तो इस वजह से हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पेपर में जितनी डिग्री दी गई है हमको उतने जीरोस उसके निकालने पड़ेंगे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। अभी हमने पीछे जीरोस के बारे में पढ़ा था, अब उसी से ही रिलेटेड अगला टॉपिक फैक्टर थ्योरम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो चलिए फैक्टर थ्योरम के लिए मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बजाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आप फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पीछे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया था, एक पॉलिनोमियल क्या था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये दिया गया। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए हम इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जीरोस। अब जीरोस इसके कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, हाँ पहले फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हम px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यही यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3, और इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 x माइनस 1
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? ये तो फैक्टराइजेशन है। तो यहां पर अब क्या हुआ कि ये जो दो टर्म निकल के आए अलग अलग, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। क्या हैं? फैक्टर्स हैं। मतलब अब फैक्टर क्या होते हैं? तो फैक्टर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लिया 10, मान लिया 10 दिया गया, तो 10 को डिवाइड करने वाली वो सभी नंबर जिनसे ये जो 10 है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो हमारी नंबर्स फैक्टर कहलाती थी। इसी तरह से यहां पर भी फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए पहले फैक्टर समझते हैं। जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया रहता है, कोई भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या कितने भी डिग्री वाला 1 से ज़्यादा होगा, तो ऐसे केसेस में उस पॉलिनोमियल को उससे कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो डिवाइड कर दे कंप्लीटली, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब मैं x+3 से डिवाइड करूं या x-1 से डिवाइड करूं, तो ये जो पॉलिनोमियल है डिवाइड होने के बाद इनसे रिमाइंडर हमारा 0 देगा। तो ऐसे में ये जो हमारे टर्म या ये जो हमारे पॉलिनोमियल निकल के आते हैं, ये हमारा कहलाता है फैक्टर। किसका? इस गिवन पॉलिनोमियल का। आई बात समझ में? तो यहां से हमारा फैक्टर थ्योरम क्या तैयार होती है कि अगर कई बार आपको जीरोस दिया रहता है, क्या दिया रहता है? जीरोस। अब देखिए फैक्टर हमने निकाल लिया, फैक्टर से ही हम जीरोस निकाल लेते हैं। कैसे? इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से आपकी x की 2 वैल्यू निकल के आएगी। एक x की वैल्यू आई -3, एक आई +1। तो ये देखिए मैंने पहले बताया था, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहां से ये दोनों हमारे जीरोस निकल के आए। अब अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है कि आपको एक जीरोस दिया रहता है और दूसरा निकालना रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम पहले उसमें दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू हम उस जीरोस के इक्वल रखते हैं और वहां से ट्रांसपोज करके हम उसको 0 के इक्वल लाते हैं, तो आपका एक फैक्टर तैयार होता है। और जैसे ही एक फैक्टर तैयार होता है, उस फैक्टर से हम दिए हुए पॉलिनोमियल को, हम उस फैक्टर से दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमको एक तीसरा नया फैक्टर मिल जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहलाता है। ठीक, इसको आगे मैंने इसके सबसे लास्ट में एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे ही आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम ऐसे आता है। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th के बेसिस पर है, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या? जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल लेता हूं। क्या? px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन ले लिया। यहां पर क्या कि ये जो वेयर a, b आर कांस्टेंट, क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट हो गए। अब यहां पर जीरोस कह रहा है। देखिए यहां पर कोफिशिएंट का आता है, इस वजह से मैंने सब वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट लिया हुआ है। अब यहां पर जीरोस कह रहा है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा। क्या? अल्फा और बीटा क्या है? मेरे जीरोस हैं। क्या है? जीरोस हैं। तो एक पॉलिनोमियल px है जिसका अल्फा बीटा जीरोस दिया गया। अभी मैंने पीछे बताया था ना, पॉलिनोमियल रहता है और उसके जीरोस दिए रहते हैं। तो हमको यहाँ पर जीरोस और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, मतलब अल्फा बीटा और ए बी, इनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन है निकालना है। तो देखिए अब हम इसमें यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या यूज करेंगे? फैक्टर थ्योरम। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं,
पॉलिनोमियल यहाँ पर वेरिएबल x में है, तो इसका मतलब कि x की एक वैल्यू आपकी अल्फा है और x की दूसरी वैल्यू आपकी बीटा है ना, क्योंकि तभी ये इसके जीरोस बने होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा इसमें रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हुआ होगा, जीरो। अब इसके बाद इसको ट्रांसपोज करके इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या फैक्टर बनाते हैं? तो यहां पर एक फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो और एक बनेगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, बन जाएगा। अब ये जो फैक्टर हैं, पीछे मैंने यहां पर दिखाया था कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद उसको इंडिविजुअली हम जीरो को इक्वल लिखते थे। अब यहां पर इंडिविजुअली जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, तो मैं इनको क्या एक साथ ऐसे अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो मैंने यहां पर इसको ऐसे लिख लिया। अब यहां से क्या निकल के आता है कि ये जो हमारा फैक्टर है वो इसको सॉल्व करने पर ही तो बना होगा ना, है ना, क्योंकि हम यहां पर इसको कैसे सॉल्व करते थे जीरोस निकालने के लिए, px इज इक्वल टू जीरो यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो करते थे। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आता था, आपको पीछे मैंने एग्जांपल में बताया, ये उसी फॉर्म में है और ये भी लास्ट में जीरोस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में दिया हुआ। तो यहां से क्या हमको पता चलता है कि इसको सॉल्व करा होगा तो इस तरह से निकल के आया होगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सॉल्व किया गया तो आया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये आया। हमने जीरोस दिया था तो जीरो से कॉन्सेप्ट फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट का यूज करके ये निकाला, इधर जीरोस वाले कॉन्सेप्ट से ये निकाला और इन दोनों को इक्वल में रख दिया। मैं यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ, क्या डिराइव कर रहा हूँ, रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, इस वजह से मुझको ये करना पड़ रहा है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में एक बात कहूँ कि ये पॉलिनोमियल में मैं इसको लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, अगर ये पॉलिनोमियल दिया होता तो इसमें क्या है, मेरा 2 कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर गया होगा डिवाइड में, तो ये पॉलिनोमियल दिया होता तो भी इसके जीरोस यही निकलते, ये दिया होता तो भी इसके जीरोस यही निकलते। यानी कहने का मतलब है कि इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में रहा जरूर होगा। यहां आपको कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसके साथ मल्टीपल में मे बी 1 रहा हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पर मुझको एक के लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हमारा पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन तैयार होगी, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई है तो ये पहले से ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये के हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा तैयार होगा। आप सॉल्व करेंगे तो x बीटा माइनस का x अल्फा माइनस का, तो माइनस x मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा ये आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब k को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, क्या दोनों इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर यहां पर a इज इक्वल टू के आ जाएगा। कंपेयर किया तो जो एक्स स्क्वायर के साथ था मैंने कंपेयर करके a इज इक्वल टू के हो गया, यहां पर b इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो गया और यहां पर c इज इक्वल टू अल्फा क्या के अल्फा बीटा हो गया ना। अब यहां पर k की वैल्यू क्या है, a है, यानी कि k इज इक्वल टू a आ रहा है। तो हम यहां पर इस k की जगह
ए रखे देते हैं, ए ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, माइनस ये था तो माइनस इसमें मैंने लगा दिया, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया अल्फा प्लस बीटा के। इसी तरह से के की वैल्यू ए पुट किया तो सी अपॉन ए हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा की। अब अगर मैं यहां से कहूं कि आप केवल इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, किसमें इन दोनों में, तो आपको क्या दिखाई देता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा क्या अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए बना। अब ये दोनों क्या थे हमारे जीरोस थे, ये भी जीरोस था, ये भी जीरोस था, यानी कि यहां से निकल के आता है कि सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस को अगर जोड़ते हैं तो माइनस बी अपॉन ए तैयार होता है, और माइनस बी क्या था हमारा कोफिशिएंट था किसका एक्स का, यानी कि ये हमारा यहां से निकल के आएगा कि सम ऑफ जीरो होगा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी क्या था हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी तो ये कांस्टेंट हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए जो था वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। आई बात समझ में। तो आपका ये वाला जो रिलेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन तैयार होता है। ठीक, आगे बात समझ में। तो जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाला है वैसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी निकालते हैं। क्यूबिक के लिए बस क्या हो जाएगा कि ये जो जनरल इक्वेशन हमारी तैयार होगी वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में तैयार होगी, और जो हमारा ये फैक्टर बनेगा तो फैक्टर इक्वल हो जाएगा अब एक एक्स माइनस अल्फा, फिर एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा के। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और आपस में सॉल्व करके ऐसे ही कंपेयर करके निकालेंगे, और हमारा फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी रिलेशन निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो मुझको लगता है इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है। बस हम एक लास्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेते हैं और आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स वेरिएबल का, है ना। तो अब हम इस क्वार्टिक पॉलिनोमियल के सभी जीरोस निकालेंगे। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आता है क्या कि आपके सामने कुछ एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उस एक पॉलिनोमियल के एक या तो दो जीरोस दिए जाएंगे बस, और आपको बाकी उसमें जितने जीरोस अवेलेबल हैं वो सब निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितने जीरोस इसके अवेलेबल होंगे। तो ये एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट इसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 4। अब आप ये देखिए कि आपके सामने जीरोस कितने दिए गए। तो जीरोस आपके कितने दिए गए? 1 और 2। तो 2 जीरोस दिए, कितने बचे? 2 जीरोस बचे। तो 2 जीरोस आपको इन्हीं गिवन जीरोस की हेल्प से निकालना है। आई बात समझ में। तो चलिए हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये जो एक पॉलिनोमियल दिया है इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ये हो गया। अब इसके 2 जीरोस दिए। 2 जीरोस कहने का मतलब है कि ये हमारी इसी पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज हैं जो वैल्यूज हमारी इसमें पुट करने पर ये पॉलिनोमियल हमारा किसके इक्वल हो रहा होगा? 0 के इक्वल हो रहा होगा। तो ये हमारा जीरोस हो गया। अब जीरोस में मैं फैक्टर थ्योरम लगाता हूं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं फैक्टर्स में। तो ये फैक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और यहां पर x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0
हो जाएगा फैक्टर में। अब क्या किया करते थे कि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में रहे होंगे, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से ये निकला होगा। अगर ये रहा होगा तो इनका प्रोडक्ट भी कुछ रहा होगा, तो प्रोडक्ट इसका क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ये भी इसका फैक्टर होगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब जब ये इसका फैक्टर हो गया तो फैक्टर का मतलब है कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा और साथ ही साथ कोई ना कोई कोशेंट बचेगा। तो यहां पर फिर मैं क्या लगाता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लगाता हूं मैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम मेरा क्या कहता है, डिविडेंड, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, क्या, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब कहने का कि अगर किसी दी हुई नंबर को मैं किसी दूसरी नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरा कोशेंट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, तो उसमें जिस नंबर को डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया गया, डिवाइड करने में जितना आया और रिमाइंडर जितना बचा, उन सभी का रिलेशन ही मेरा डिवीजन एल्गोरिथम बताता था। अब देखिए, अब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसके जीरोस निकालेंगे। कैसे, अब यहां पर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब मैं अब इसको इससे डिवाइड करने वाला हूं। तो पहले आइए हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 को, ठीक, डिवाइड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 बनाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, वो मैं लाइक टर्म के नीचे लिखता हूं तो मुझको सॉल्व करने में आसानी होगी। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। बाकी जो बचे हुए टर्म है उनको मैं लिखे देता हूं। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करने के लिए मुझको एक्स से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x मेरा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस की वजह से। क्या बचेगा, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24। अब माइनस 12x स्क्वायर बनाना है तो इसमें मुझको माइनस 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस 12x स्क्वायर और 12 2 जा 24, वो भी प्लस में। अब ये भी साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ये हमारा डिवाइजर आ गया। क्या आ गया, डिवाइजर, वो सॉरी, ये हमारा कोशेंट हो गया। ये तो हमारा कोशेंट होगा ना, डिवाइजर से तो हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये हमारा कोशेंट हो गया। डिवाइजर हमको ये है, क्या है, डिवाइजर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और ये हमारा डिविडेंड है। तो अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम था इसमें हम लोग लिख लेते हैं डिविडेंड, यानी कि ये हमारा किसके इक्वल है, ये मैं px केवल लिखे देता हूं। फिर डिवाइजर है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई कोशेंट है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है तो वो एज इट इज लिखा हुआ है। हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां से फायदा क्या हुआ इसका, देखिएगा ये जो px था, px मेरा पूरा ये बड़ी वाली इक्वेशन थी x की पावर 4 वाली, तो ये मेरा 2 फैक्टर में अब टूट चुका है। किसमें, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक इसमें।
तो जब मेरे सभी फैक्टर टूट जाएंगे तो उनसे मुझको जीरोस मिल जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो इसका पूरा फैक्टर मेरा क्या बना था, पीछे मेरा निकल चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसका फैक्टर पूरा लिखे देता हूँ। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। फिर ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, और यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4। फिर इसके बाद ये x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, अब यहाँ पर एक फैक्टर हमारा बन रहा है x प्लस 4, एक बन रहा है x माइनस 3, और ये किसके इक्वल था, px के। अब यहाँ पर हमको जीरोस निकालने, तो फिर वही चीज़ कि क्या करेंगे, हम px इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसका मतलब कि x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को इक्वल हो जाएगा। अब जब एक ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो इसका मतलब सब इंडिविजुअली 0 के इक्वल होते गए, तो यहाँ पर हमारे सब जीरोस निकलते गए। ये कितने जीरोस निकले, 1 2 3 4, ये आपके चारों जीरोस उस गिवन पॉलिनोमियल के निकल चुके। आई बात समझ में? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी अब जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तब तक आप इसके बेसिक क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।